In earlier class also I have explained that Gantt chart is a typical chart. Gantt chart होता क्या है? Gantt chart is used in project management as a tool to ensure or to track the progress, to track the progress of a particular project, project. Let's suppose I want to start a project which has 5 different activities or 5 different tasks. 1, 2, 3. It can be any project. It can be a project relevant to construction. It can be a project relevant to IT sector. It can be a project related to banking sector. It can be projects relevant to chemical industry or a particular thermal plant. So there can be a number of projects, and already you know the project manager is a deal person to decide all those particular activities which is need to be monitored. So in this case, typical case, I'm taking an example. एक एग्जाम्पल लिया मैंने, इसमें 5, जैसे लेट सपोज कि एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट इज सैंक्शन एक्स, और इसके 5 लेट सपोज टास्क है, एक्टिविटीज जिसको आप कहते हो, ये 5 एक्टिविटीज है। अब सबसे पहले क्या होगा, आपको ये पता होना चाहिए कि इन एक्टिविटीज की टाइमलाइन, क्योंकि आपको पता है कि जब प्रोजेक्ट है तो उसमें टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो टाइम जो है क्या होगा, टाइम में आपको बताना चाहिए स्टार्ट, और दूसरा पॉइंट कंपोनेंट बताना चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिश टाइम, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आज लेट सपोज 28 अक्टूबर है, और जैसे मैंने फिनिश टाइम लिया लेट सपोज सेकेंड, तो ये कोई छोटा सा प्रोजेक्ट हो सकता है। इट कैन बी अ टिपिकल प्रोजेक्ट जो आपके डे टू डे लाइफ का है, जैसे कोई पर्टिकुलर ऑनलाइन क्लास किया आपने, या फिर कोई आपको कोर्स, सर्टिफिकेशन कोर्स करना है, 3-4 दिन का कोई मटेरियल है, या फिर आपने कोई प्लान किया, हॉलीडे प्लान किया। तो इट कैन बी अ प्रोजेक्ट जो पर्सनल टाइप का प्रोजेक्ट है, फैमिली बेस्ड प्रोजेक्ट, ये 2-4 दिन 5 दिन में आप कंप्लीट है। कोई आपने जैसे सपोज कुछ सेमिनार कंडक्ट कराना है, एफडीपी कंडक्ट कराना है, इस तरह का जो है प्रोजेक्ट टिपिकली कैन हैव अ पर्टिकुलर वीक डे टाइम, एंड ये एक टिपिकल एग्जांपल है। इसमें अब जैसे आपने यहाँ पे देखा कि लेट सपोज स्टार्टिंग टाइम और फिनिश टाइम, तो सबसे पहले आपके पास क्या हुआ, डेडलाइन आ गया। सो ऑलरेडी मैंने आपको क्या कहा कि प्रोजेक्ट होगा तो प्रोजेक्ट के साथ जो है लेट सपोज स्टार्ट पॉइंट और फिनिश टाइम, ये 2 चीज़ आपने डिफाइन कर दिए। अब बीइंग अ प्रोजेक्ट इंचार्ज या प्रोजेक्ट टीम लीडर, या फिर आप कह सकते हैं प्रोजेक्ट चार्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर, आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो टाइमलाइन आपने डिसाइड किया, लेट सपोज यहाँ पे मैं मान लूँ टाइमलाइन का जो है नोशन जो है, इट कैन बी लेट सपोज टाइमलाइन का एक नोटेशन में डाल देता हूँ, जैसे लेट सपोज एक T1 है, T2, तो इस टाइम में आपको जो है प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट करना है। अब क्या होगा, बिकॉज आज के टाइम में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई कि आपका प्रोजेक्ट जो है कितना कंप्लीट हुआ, कितना रह गया, या जैसे लेट सपोज आप 1 तारीख को चेक करना चाहते हो, 1 नवंबर को अगर आप चेक करना चाहोगे कि अभी प्रोजेक्ट में कितना टाइम रह गया या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट, तो उस केस में आप कैसे पता कर पाओगे, या लेट सपोज कि उस केस में एक एक्सटर्नल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड या एक्स्ट्रा रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, इट कैन बी ह्यूमन रिसोर्सेज, मटेरियल, मशीन, या कुछ भी, जो भी फैसिलिटी जो आपने उस समय नहीं आइडेंटिफाई किया, बट एनी हाउ वो जो है इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी कैरिड ऑन। तो उस केस में क्या करोगे, सो इन दैट केस जैसे प्रोजेक्ट का डेडलाइन तो 2 नवंबर, मैंने एक एग्जांपल TCS डेटा बताया आपको कि ये मैंने तय कर दिया कि इसमें ये खत्म होना है, बट 1 नवंबर को मुझे पता चला कि नहीं है, स्टिल 50% ऑफ वर्क हैज़ टू बी कैरी, तो ये इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू दैट। सो इन दैट केस अब आप डिसीजन ले सकते हो, बिकॉज आपका काम क्या था कि आपको पहले तय करना था कि कितना काम हो गया, कंप्लीट हुआ, बट नाउ अब सडनली यू रियलाइज दैट कि 1 नवंबर को तो अभी जो है 50% वर्क हैज़ टू बी कंप्लीट आउट। तो ऐसे ही इस प्रोसेस में क्या करें, तो इन दैट केस बीइंग अ पर्टिकुलर टीम लीडर और लेट सपोज अ प्रोजेक्ट इंचार्ज, आप क्या कर सकते हो, आप पर्टिकुलरली एक्स्ट्रा रिसोर्सेज यू कैन एलोकेट, जो आपके
बजट में होगा, बिकॉज बजट भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोजेक्ट के लिए। अगर आपके पास बजट होगा तो यू कैन allocate दैट रिसोर्सेज एंड यू कैन कंप्लीट एनी हाउ इन दैट पर्टिकुलर टाइम। सो दिस इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट बिहाइंड अ गैंट चार्ट, कि आपको क्या है कि इट विल गिव यू द प्रोग्रेस, कि आपका प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट कितना होना था, कितना हो गया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज की अगर बात करें। जैसे इस केस में 50% ही हो पाया है और 50% अभी बाकी है। तो मैं एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ कि ये कोई सा भी प्रोजेक्ट हो सकता है। जैसे आपने एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है और आपके टीम लीडर ने कहा कि नहीं, ये जो है ये प्रोजेक्ट जो है इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन अ 15 डेज। तो 15 डेज का जो टारगेट है दैट कैन बी अ पर्टिकुलर सेट टारगेट। अब इसमें जो भी एक्टिविटीज आपको असाइन करना है, इस ये लेट्स सपोज कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैंने एग्जांपल बनाया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज अ प्रोजेक्ट फॉर मी। अब उस केस में मैंने आइडेंटिफाई किया, इसमें लेट्स सपोज देयर आर 4 or 5 tasks which has to be carried out. It can be 1 2। ये भी आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस, कि किस पर्टिकुलर टास्क को पहले कैरी करोगे, उसके बाद सेकंड कौन सा होगा, थर्ड कौन सा होगा, फोर्थ कौन सा होगा। ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस तरह के टास्क आप टेक करोगे। इसके बाद यस, अगर आपने प्रायोरिटाइज कर लिया कि पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, इसके बाद आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि इनमें सबसे पहले आप जो आपने एक्टिविटीज डिफाइन तो कर लिया, तो इनमें क्या रिलेशन क्या है बेसिकली जो है। जैसे 1 2 3 4 और 5 ये एक्टिविटीज है, तो क्या पहला और दूसरा एक्टिविटीज इंडिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? सेपरेट, कि ये पहला जो है पर्टिकुलर डे में स्टार्ट हुआ, दूसरा भी अलग डे में स्टार्ट हो सकता है, या फिर ये ऐसा इंटरलिंक्ड है, डिपेंडेंट भी हो सकता है। जैसे लेट सपोज कलर में चेंज करता हूँ, ये 1 और 2 डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ? जैसे पहला क्लोज हुआ उसके बाद दूसरा स्टार्ट हुआ, दूसरा क्लोज हुआ उसके बाद तीसरा स्टार्ट। तो ये क्या है? डिपेंडेंट, मतलब आप 1 और 2 पे आप जो है यू नो यू हैव टू अंडरस्टैंड। या फिर ऐसा भी हो सकता है कंडीशन कि पहला दूसरा कंप्लीट होगा तभी आपका थर्ड स्टार्ट। तो ऐसे कंडीशन जो है दैट इज डिपेंडेंट। ऐसे केस आते हैं जहाँ पे आपके पास रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज में लिमिटेड रिसोर्सेज है। मशीन, मुझे एक मशीन पे काम करना है जिसपे पहला और दूसरा काम होगा कंप्लीट, उसके बाद ही मैं तीसरा काम कर पाऊंगा। क्योंकि लेट सपोज मुझे एक जैसे किसी का डायमीटर या फिर बोल्ट बनाना है या फिर नट बोल्ट बनाना है उस केस में, तो ये क्या होगा, जैसे ये और 2 पार्ट मेरे पास जब तक नहीं होंगे तब तक मैं तीसरा पार्ट इसमें ऐड नहीं कर। ऐसे जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में या फिर आप कह सकते हैं कि मैकेनिकल सिस्टम में इस तरह के काम जो है प्रोडक्शन वाले जो सिस्टम है, प्रोडक्शन जहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, उस तरह की चीज़ों में क्योंकि दे आर इंटरलिंक्ड, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक्टिविटी किसके साथ इंटरकनेक्टेड है। आगे आप तभी स्टार्ट कर पाओगे जब आपके पास लेट्स सपोज फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीटेड है, तीसरा आप तभी स्टार्ट कर। तो ये मैंने समझा दिया आपको। इसमें जो है सक्सेसर और प्रेडिसर्स, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो प्रेडिसर्स और सक्सेसर यही हो गया। जैसे लेट्स सपोज सेकेंड एक्टिविटी के लिए आपका सक्सेसर हो गया 3, अगर बात करें थर्ड सक्सेसर, जब रेफरेंस ले रहा हूँ सेकेंड एक्टिविटी, और प्रोड्यूसर जो है दैट इज 1। तो ये बड़ा आसान है कि प्रोड्यूसर कौन है, सक्सेसर कौन है, क्योंकि जब आप पर्ट और सीपीएम स्टार्ट करोगे तो उसमें ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा एक्टिविटी सक्सेसर हुआ। कई बार बच्चे नहीं समझ में आते कि क्या करूँ नहीं करूँ। तो आपको इस तरह से बहुत बेसिक एग्जाम्पल मैंने बता दिया कि जैसे 5 एक्टिविटी आपने अलाइन किए और ये सीक्वेंस में आपने रख दिया। तो जैसे रेफरेंस दिया मैंने सेकेंड एक्टिविटी को, तो सेकेंड एक्टिविटी के रेफरेंस में थर्ड जो है दिस इज सक्सेसर और फर्स्ट जो है, ये आपको बड़ा इजी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं कि जैसे लेट सपोज अभी तक तो आपने देखा कि गैंट चार्ट क्यों यूज करते हैं, क्या काम था गैंट चार्ट का। इसके बाद नेक्स्ट अब लेते हैं कंसेप्ट। गैंट चार्ट में आपको 2 इम्पॉर्टेंट पहलू जो है वो जानना क्या क्या जरूरी है। तो सबसे पहला जब पहलू जो है वो ये है कि अगर मैं इसको गैंट चार्ट को 2 हिस्सों में बांट दूँ, गैंट चार्ट को अगर आप बहुत बारीकी से देखें तो इसमें 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है बेसिकली अगर आप देखें तो नंबर ऑफ एक्टिविटीज, लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज। आपके पास एक्टिविटीज की लिस्ट होनी चाहिए जो प्रोजेक्ट मैनेजर डिसाइड करता है, प्रायोरिटी भी वही डिसाइड करता है, और कौन कौन सा एक्टिविटी होगा वो आपको WBS के हेल्प से आप और डिटेल में जानकारी ले सकते हो कि कैसे आप जो है कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ को कैसे ब्रेक करोगे, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है।
नाउ नेक्स्ट चीज है नंबर ऑफ एक्टिविटीज आपने जॉट कर दिया, आपके पास लिस्ट आ गया। अब दूसरा क्या है, टाइमलाइन। टाइमलाइन भी आपको डिसाइड करना बीइंग अ प्रोजेक्ट इंचार्ज, प्रोजेक्ट मैनेजर, कि जैसे मेरे पास 15 डेज है, 15 डेज में 5 टास्क आर टू बी कैरिड आउट। इसमें एग्जांपल लेता हूँ, बेस्ट टास्क 5 टास्क जो है नीड टू बी कैरिड आउट। तो 5 टास्क के लिए मेरे पास डेज भी होगा कि जैसे लेट सपोज 15 डेज है, तो इसमें पहला टास्क के लिए कितना दिन है, दूसरा के लिए कितना है, तीसरा के लिए कितना है, चौथा के लिए कितना है और पांचवा के लिए। ये आपके पास ऑलरेडी नंबर ऑफ डेज पता होना चाहिए। नंबर ऑफ ये डेज भी हो सकता है। सबसे पहली बात है कि इसका यूनिट जो है, ये यूनिट कुछ भी हो सकता है, डेज हो सकता है, आवर्स हो सकते हैं। उसके बाद फिर आपका वीक वाइज एनालिसिस हो सकता है, मंथ वाइज हो सकता है, बेस्ट, या फिर आप कह सकते हैं जैसे लेट सपोज ईयर वाइज। ये प्रोजेक्ट डिपेंड करेगा, वेरी करेगा कि किस तरह का प्रोजेक्ट आप करना चाहिए। क्या ये जो है, अगर प्रोजेक्ट आपका जैसे लेट सपोज 5 ईयर प्रोजेक्ट है, जैसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट की बात करते हैं, जैसे 5 ईयर प्रोजेक्ट आप, तो 5 ईयर प्रोजेक्ट उसमें ईयर वाइज होगा या 6 मंथ वाइज होगा कंपोनेंट की, पहला क्या है, दूसरा क्या है, चौथा इसमें क्या, छठा क्या है। तो ऐसे एग्जाम्पल जो है ये आपको टिपिकल टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स में मैंने बता दिया था कि किस तरह के प्रोजेक्ट्स को आप कैटेगरी करोगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो अब उतना डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, बट आपको यहाँ पे मैंने समझा दिया कि बेसिकली यहाँ पे रिक्वायरमेंट जो है 2 पैरामीटर है। एक आपका है नंबर ऑफ एक्टिविटीज़, वो आपको पता होना चाहिए नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ कौन है, और दूसरा टाइम है। तो जब आप इसको देखोगे तो ये एक तरह से क्या है कि गैंट चार्ट आपको समझ में आ रहा है, चार्ट है, हेनरी गैंट ने बनाया था, ये पर्टिकुलर डिस्कवर किया था। तो ये चार्ट जो है बेसिकली ये 2 हिस्सों का पहलू है। एक है पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट जो है इसका वो है ये जो है एक्टिविटीज हो गया, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड में देखते हो, और राइट हैंड साइड में जो होगा वो होगा आपका टाइम। तो आप इसको अगर और सरल भाषा में मैं देखना चाहूँ, इसको अगर मैं जानूँ, उसमें क्या होगा कि आप इसको ये कह सकते हैं कि गैंट चार्ट जो है तरह का ऐसा चार्ट है जिसमें क्या होगा, 2 चीज होंगी, 2 पहलू होगा। इसमें क्या होगा, एक इसमें 2 पहलू होगा, टेढ़ा हो रहा है, आप जो बनाओगे उसके इसमें आप पेंसिल से बना। यहाँ पे सबसे पहला काम हो गया एक्टिविटी। एक्टिविटी जो होगा वो 1 2 3 4 जो भी एक्टिविटीज है। और टाइमलाइन जो होगा वो हो गया आपका हॉरिजॉन्टल बार, पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, तो ये इस फॉर्मेट में होगा। तो जैसे आप इस केस में आपने टाइमलाइन, लेट सपोज मैंने क्या किया, डे वाइज आपको लिखना पड़ेगा कि टाइम जो है किस में है। अब डे वाइज है तो जैसे आपने क्या किया कि इसको ग्राफिकल फॉर्म में इस तरह से आपने सबमिट। सो अब जैसे लेट सपोज इसमें एक्टिविटीज आपने डे वाइज किया तो 1 2 3 4 5 और भी हो सकता है। जैसे आप इसको थोड़ा, ये हो गया 6th, तो मैंने 1 वीक का कोई सा आपको समझ से। अब सबसे पहले आपको क्या होगा, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या 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 मेंशन क्या कर रखा है। क्वेश्चंस में जनरली क्या होता है, आपको जो है ये एक्टिविटीज का लिस्ट दिया होता है, इसके बाद इनके साथ जो टेबल होगा मेंशन होगा उसमें टाइम दिया होगा। तो टाइम दिया है तो बहुत कुछ आसान है आपके लिए करना, क्योंकि एक्टिविटी ऑलरेडी मेंशन है, टाइमलाइन, और इसके साथ अगर आपको इनके डिपेंडेंसीज का मतलब ये है कि इनका जो है, जैसे लेट सपोज कि आपका फर्स्ट एक्टिविटी है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, नहीं है, दो सेकंड एक्टिविटी फर्स्ट पे डिपेंड है या नहीं है, क्या है, तो वो आपको दिया हो। अगर ऐसा दिया है तो फिर आप जो है उस पर्टिकुलर डिपेंडेंसी को देख के फिर आगे बढ़ोगे। तो ये समझना जरूरी है कि टाइमलाइन भी क्वेश्चन मेंशन होगा, डिपेंडेंसी नहीं दिया, जैसे कई बार क्वेश्चन में क्या हुआ, डिपेंडेंसी नहीं है, उस केस में डिपेंडेंसी नॉट अवेलेबल, तो आप उस क्वेश्चन को ऐसे मान के चले कि ये जितनी भी एक्टिविटीज है
ये सारे एक्टिविटीज इंडिपेंडेंट है और ये सिंक्रोनस स्टार्ट हुआ होगा कि फर्स्ट कंप्लीट हुआ होगा, उसके बाद दो दो कंप्लीट, तीन तीन कंप्लीट, चार चार कंप्लीट, छः, इस तरह से गया। तो आपको जहाँ पे डिपेंडेंसी प्रोवाइड नहीं है टेबल में अगर नहीं दिया गया रिलेशन इवन टू प्रेडिसर सक्सेसर, तो उस केस में आप जो है आप एज्यूम कर सकते हो कि इंडिपेंडेंट है। और इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने सिंक्रोनस बनाया, जैसे मैंने इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज किया, इस पर्टिकुलर एक्टिविटीज को डिवाइड किया, इसका मतलब ये है कि मैंने प्रायोरिटाइज कर लिया, पहले से पहला कंप्लीट होगा, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से फ्लो होगा पर्टिकुलर एक्टिविटीज का। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया कि ये किस तरह से क्या दिया। अब एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। तो मैं एक आपको क्वेश्चन पे ले जाता हूँ, क्या है, ठीक, बहुत छोटा सा क्वेश्चन। इसमें आप देखिए तो क्वेश्चन यही है, सबसे पहले क्वेश्चन कि आप एक प्रोजेक्ट मैनेजर हो, आप किसी चीज़ का, जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग है, ये हो सकता है कि जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का हो सकता है एग्जाम्पल, हो सकता है किसी पर्टिकुलर मेंटेनेंस सिस्टम का हो सकता है, मैकेनिकल सिस्टम का हो सकता है, बैंकिंग सिस्टम का हो सकता है, या फिर किसी पर्टिकुलर, लेट सपोज आप किसी बुक का ऑथर हो या फिर आप एडिटर हो, तो उस केस में बुक आपने प्रपोज किया और वो कैसे प्रिंटिंग स्टेज तक जाए। तो कुछ भी हो सकता है एज पर योर कंटेक्स्ट, आप जिस पर्टिकुलर फील्ड में काम करो उस फील्ड की कंटेक्स्ट हो सकता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस बिल्डिंग या ऑफिस बिल्डिंग। यू हैव अ लिस्ट ऑफ द टास्क नीड टू बी कंप्लीटेड एंड यू नीड टू क्रिएट अ गैंट चार्ट टू शेड्यूल दिस पर्टिकुलर टास्क। तो मैंने आपको बताया था गैंट चार्ट जो क्या काम में होता है, प्लानिंग तो आपको करनी होगी पहली, और शेड्यूलिंग जो आप कहते हो, कई बार शेड्यूलिंग भी बोला जाता है, और फिर आपको क्या, कंट्रोल। ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग आपने कर लिया इनिशियल, अगर आपने प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल देखा तो मैंने उसमें बता रखा कि स्टेजेस क्या है, आप उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को देख सकते हो। इसके बाद प्लानिंग के बाद मैंने आपको क्या बताया, शेड्यूलिंग, और फिर जो है कंट्रोल। तो ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्टिविटीज़ को आपको कैसे शेड्यूल करना है जो आपके पास ऑलरेडी टाइम अवेलेबल है। और यहाँ पे देखिए बड़ा इंपॉर्टेंटली लिखा है डिपेंडेंसीज। तो जब क्वेश्चन में डिपेंडेंसी दे दिया तो बहुत आसान है, और इसमें दिया भी है डेज के टर्म में। तो ये बहुत बेसिक एग्जाम्पल है, अगर आप देखें इसको तो यहीं पे मैं बनाने की कोशिश करूँगा। जैसे ए के लिए 5, तो आप देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एक्टिविटीज़। तो सबसे पहले यहीं पे अगर मैं बनाऊँ, देखिए चीज़ क्या है, यहीं पे अगर मैं बनाऊँ तो सबसे पहले 6 एक्टिविटी होगा। तो आप क्या करें, टेबल के फॉर्म में, इसको क्या करें, टेबल के फॉर्म में जो भी पेपर होगा आप स्केल से बनाए। मैं यहाँ पे जो है पर्टिकुलरली नोटपैड यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा शिफ्ट होगा, नॉट अप्रोप्रिएट, प्रॉपर स्पेसिंग नहीं आ रहा है जो आप देख रहे हो। बट आप जब बनाओगे पेंसिल से तो उस केस में बड़ा इजी होगा बनाना। और ये जो स्पेसिंग है ये इक्वल स्पेसिंग रखना है, जैसे आप स्केल से यूनिट लेंथ या 1 सेंटीमीटर आप रख सकते हैं इसका डिस्टेंस। अच्छे से आपको बनाना है। इवन अगर आपके पास डार्क पेपर हो तो और अच्छा बन जाता है। तो ये आप कोशिश करें कि इसको जो है पेंसिल से बनाएं, पेंसिल नहीं है तो फिर पेन यूज कर सकते हो इन दैट केस, बट ये स्केल से बनाएं तो प्रॉपर आपका स्पेसिंग रहेगा। इसमें सबसे पहला काम क्या करें, आप यहाँ पे पहला ऊपर में यहाँ पे मेंशन कर दें एक्टिविटी, फिर आप एक्टिविटी लिख दो, और यहाँ पे ये वाला जो कॉलम है इसको आप इरेज करके, बेसिकली आप यहाँ पे इरेजर लगा दे रहा हूँ, और ये पूरा का पूरा लिख दूंगा टाइम लाइन, फिर जाके लाइन क्या किया यहाँ पे, तो क्या किया मैंने, ये पूरा का पूरा यहाँ पे टाइम लाइन लिख देना है। और टाइम लाइन क्वेश्चन में दिया था डेज में, तो मैंने ब्रैकेट में। अब एक्टिविटी जो है 6 आपने देखा, ए बी सी, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा है। एक्टिविटी या फिर टास्क ए है जो डिपेंडेंट नहीं है। तो डिपेंडेंट नहीं मतलब ऑलरेडी ये पहला एक्टिविटी है, इसका मतलब इससे पहले कुछ नहीं है। तो आपको बिल्कुल क्लियर है कि ये जो पहला एक्टिविटी है इससे पहले कुछ दिया नहीं क्वेश्चन में, तो दिस इज फर्स्ट एक्टिविटी। और ये कितने दिन का है, तो ये दे रखा है डेज में 5 डेज। तो आप देखिए 5 डेज, तो यहाँ से आप काउंट करो 1 2 3 4। ये बड़ा आसान है बेसिकली, अगर आप देखें तो इससे आसान आपको क्वेश्चन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में भी दिखेगा, जहाँ पे आपको ये बनाना हो गैंट चार्ट। तो ये बनाने के बाद आप क्या करें, इसको हैचिंग कर दें। तो हैच में क्या होता है, ये थोड़ा अट्रैक्टिव कलरफुल लगता है।
वही। और अगर आप जैसे इसको ऑनलाइन टूल के थ्रू, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाओगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास ऑप्शन होता है कलरिंग का, वहाँ पे अलग अलग कलर दिखा सकते हो, कलर कोड लगा सकते हो। बट बिकॉज आपके पास यहाँ पे एग्जामिनेशन में पेन पेपर ही होता है, तो आप यहाँ पे हैश कर सकते हो, ये लगे कि ये जो है दिस इज एक्टिविटी ए विच हैज बीन शेड्यूल्ड फॉर। नेक्स्ट बी है जो किसके, अभी ये डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, तो देखिए डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, बी जो है वो डिपेंड कर रहा है ए पे। इसका मतलब ये हुआ बी तभी स्टार्ट हुआ होगा जब ए कंप्लीट हो। तो सरल भाषा में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि बी यहाँ पे 5 दिन में कंप्लीट हो गया, इसके बाद जो है सॉरी ए 5 दिन में कंप्लीट होगा, बी तभी स्टार्ट होगा जब ए कंप्लीट हो चुका होगा। और ये कितने दिन का है, ये 7 डेज है। तो अब मेरे पास देखिए यहाँ पे ऑप्शन कम है, मैं लाइन चेंज करने का फिर भी आपको मैं समझा दूँ। जैसे 1 2 3 थोड़ा 4 अगर आप पॉइंट करो, आप पूरा लाइन ऐसे बनाना, 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए 7 डेज का। इसको क्या करना, बड़ा आसान है इसका, नहीं आपने कर दिया। अब आप दोबारा देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। तो क्वेश्चन में दिया है सी है तीसरा एक्टिविटी जो किसके कनेक्टेड में है, वो ए। तो ए के बाद जस्ट ये स्टार्ट हो रहा है और कितने दिन का है, वो 4 दिन का। आप यहाँ पे देखिए सी जो है वो ए के बाद स्टार्ट हो रहा है और कितने दिन का है, 1 2 3 और 4 पे 4, इसको कनेक्टेड कर। इसके बाद नेक्स्ट अगर आपका एक्टिविटी है वो जो है वो है डी। सॉरी कुछ आवाज़ आ रहा है डिस्टर्बेंस, तो आप उसको इग्नोर करिए, जस्ट वी आर स्टेइंग सोसाइटी, सो देर आर already been activities which can't be avoided, so just keep out those all particular things. Please concentrate on this particular topic only. So next is D is dependent on B and C। इसका मतलब क्या है, B और C कंप्लीट होने के बाद D स्टार्ट हुआ होगा। तो B और C में आप देखिए टाइमलाइन किसका ज़्यादा है, इसमें इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि B यहाँ तक है और C यहाँ तक है। तो ऑब्वियसली B और C कंप्लीट होने के बाद ही स्टार्ट होगा D, इसका मतलब D स्टार्ट हुआ होगा यहाँ से और आगे ले जाते हैं। ये कितना दिन का है, क्वेश्चन में आप देखें तो D कितना है, तो D है 8, D है 6 डेज का। तो D जो है वो कितना है, 6 डेज। D अगर आप देखें तो ये आपका 6 डेज का, 1 4 यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ स्टार्ट हुआ क्योंकि सी और सॉरी डी तभी होगा जब बी और सी कंप्लीट होगा। तो आप देखिए डी, क्योंकि सी ज़्यादा अगर इस कंपैरिजन करें डी में, तो देखिए आपको सी यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। कलर मैं चेंज कर दूँ तो यहाँ पे देखिए सी यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, बी यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। आपको क्वेश्चन में दिया था कि बी और सी कंप्लीट होने के बाद डी स्टार्ट हो रहा है, तो बी ज़्यादा दिन है, तो जो ज़्यादा दिन होगा उसके बाद स्टार्ट करोगे। यहाँ पे आपने डी किया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 6, ये आपका हो गया। इस तरह से अगर आप देखें नेक्स्ट ई है, ई जो है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ई जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डी के ऊपर। मतलब डी कंप्लीट होने के बाद ई स्टार्ट होगा और ये कितने डेज का है, 8। तो अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब जो है ये यहाँ से स्टार्ट होगा और ये 8 डेज का होगा, यहाँ तक होगा और 8 डेज का आपको बनाना पड़ेगा। मेरे पास जो ऑप्शन नहीं है, आप आपने समझ लो पर्टिकुलरली। और लास्ट में एफ जो है, एफ अगर देखो एफ कितने दिन का है, तो एफ अगर आप देखिए तो एफ जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, सी पे। तो यहाँ पे एफ जो है डिपेंड कर रहा है सी पे। सी कहाँ पे अगर आपको दिखे, सी रहा, सी यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और कितने दिन का है, 3 दिन, 3 दिन का है ये यहाँ पे। तो मेरे पास बस यहाँ पे 8 डेज जो है ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि लिमिटेशंस ऑफ पर्टिकुलर स्पेस। सो अगर आप देखें ओवरऑल अगर प्रोजेक्ट का टोटल,
तो आप यहाँ से 8 डेज ऐड कर देना तो टोटल टाइम मिल जाएगा कितना हुआ, काउंट करूँ मैं। तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 उसके बाद ये था कितने दिन का, 13 14 15 16 17 18 और इसमें 8 और है, 18 और 8 हो गए 18 8 6 डेज, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं था तो 8 दिन और होगा। तो ये अगर क्वेश्चन अगर देखें तो उसमें आपको प्रोजेक्ट का टोटल टाइम जो लगा है वो लगा है 26 डेज। पहला तो ये जवाब आपका आ गया और ये आपने यहाँ। इसके बाद दूसरा क्वेश्चंस में ये आ सकता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना, वो ये है माइलस्टोन। माइलस्टोन क्या होता है बच्चे? माइलस्टोन के लिए अगर आप देखें तो इसी को अगर मैं यहाँ माइलस्टोन आपको थोड़ा समझा बात क्लोज कर देंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ। तो माइलस्टोन में होता क्या है? माइलस्टोन जैसे आपके पर जब आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे तो कुछ ना कुछ आपने प्राइमरी गोल सेटअप किया होगा। जैसे लेट सपोज 100% ये टास्क है, 100% टास्क में क्या होगा, ये लेट सपोज ये 25% पे आपने पर्टिकुलर गोल सेट किया, 50% 75% और ये तो 100% में। तो ये जो कुछ बेसिक इनिशियल लेवल के गोल्स होते हैं जो आपने पहले ही सेट कर रखा है, लेट सपोज यू हैव सेट दिस पर्टिकुलर गोल्स बिफोर स्टार्टिंग योर प्रोजेक्ट। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे मैं एक पर्टिकुलरली लेट सपोज वेंडर हूँ और मुझे जैसे थर्ड पार्टी या फिर लेट सपोज जिसको मैं सप्लाई कर रहा हूँ और मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया, तो उसमें यही होता है कि कॉन्ट्रैक्टर और बेसिकली आप बात करते हैं वेंडर या फिर सेलर या सप्लायर के बीच में, इसमें इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट होता है कि अगर आपके 50% वर्क कंप्लीट हो गया तो मैं आपको इतने अमाउंट जो है बजट सैंक्शन हो गया, इतना पैसा आपको रिलीज होगा। इन दैट पर्टिकुलर केस जैसे कंस्ट्रक्शन हो गया, सपोज मैकेनिकल पर्टिकुलर पावर प्लांट हो गया, जहाँ पे कुछ आप हैवियर पर्टिकुलर चीज जैसे ह्यूज अमाउंट इज इन्वेस्टेड, इन दैट केस वी हैव टू हैव सम सर्टेन गोल्स कि ये जो है दीज आर द प्राइमरी गोल्स। इसके बाद आपने ये किया, उसके बाद आपने ये फाइनली तो ये जो आपका गोल्स है इसके लिए आपने क्या किया, दीज कैन बी टर्म्ड एज माइलस्टोन। ये जो है अचीवमेंट्स, जैसे इनिशियल लेवल पे आपका आप अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स हो तो पहला आपने कुछ फर्स्ट सेमेस्टर में आपका गोल होगा कि मुझे एक अच्छा स्कोर करना, उसके बाद नेक्स्ट में कुछ होगा कि आपका ये करना, कुछ सर्टिफिकेशन स्कोर करना, उसके बाद आपका होगा कि मुझे कुछ अच्छे प्लेसमेंट्स जो आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है या फिर कॉलेजेस प्रोवाइड करती है वो आपको अचीव कर। तो ऐसे आप समझ सकते हो माइलस्टोन को, कैन बी पर्सनल माइलस्टोन, हाइलाइट्स भी आप कह सकते हो। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जैसे क्वेश्चन में आ सकता है कि आप इसको आप माइलस्टोन्स के बेस पे कैसे शो करोगे। तो जहाँ पे जैसे सॉफ्टवेयर में क्या होता है, जनरली वहाँ पे ऑप्शन होता है एंड यू कैन जस्ट क्लिक दैट पर्टिकुलर माइलस्टोन, उसमें सेलेक्ट करोगे टाइमलाइन कहाँ से कहाँ, और ये आपको डायमंड शेप का बेसिकली आप जो है यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर डायमंड शेप का ऑब्जेक्ट आप अटैच कर सकते हो जहाँ पे क्लोजेस्ट, जैसे 25%। इस केस में अगर 26 का 25% करोगे तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो गया करीबन 24, और यहाँ पे 0.5 अगर करोगे तो 6। तो आपका जो है 6.5 जो डेज है उसके नियर में कौन सा आपको एक्टिविटी दिख रहा है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 तो ये कंप्लीट होगा, मतलब ये इस पर्टिकुलर आपने दूसरा एक्टिविटी बी जो है उसके आसपास, और 6.25 मतलब ये लगभग करीबन ये आसपास में है। इसके बाद दूसरा अगर आपका 50% अगर मैं कहूँ 13 डेज की बात करें तो ये हो गया 6, और ये आप काउंट करें 7 8 9 10 11 12 13, मतलब यहाँ पे आप इसके क्लोज में आप अटैच कर सकते हो एक्टिविटीज। इसके बाद इसमें आप ऐड कर दो, लेट सपोज 13 प्लस 6.5 कितना हो गया 19.5, मतलब ये हो गया 14 15 16 17 18 19 19.5, मतलब ये कंप्लीट हो चुका हो, यहाँ पे स्टार्ट हुआ होगा तो इसका 19 यहाँ। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो ये इस तरह से मैंने दिखाने की कोशिश की आपको, एक डायमंड शेप आप जो है अटैच इस तरह से आप दिखा सकते हो माइलस्टोन। इसमें जो सॉफ्टवेयर में है आपके पास बहुत सारा ऑप्शन होता है कि वहाँ पे जो है आप चेंज कर सकते हो, अपना वैरायटी दिखा सकते हो, आप इवन की पर्सन कौन से एलोकेटेड है इस पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, या फिर इसको आपने टास्क दिया है उस पर्सन का डिटेल्स भी आप ऐड कर सकते हो। वो आपके पास यहाँ पे विथ पेन पेपर इट इज़ नॉट
फिजिबल फॉर अस, बट ओवरऑल आपको मैंने एक ब्रीफ आइडिया दिया कि गैंट चार्ट क्या होता है, कैसे प्लॉट करना है। अब इस क्वेश्चंस में अगर आप देखें गौर से तो उसमें लिखा है कि अर्लीस्ट स्टार्ट डेट क्या होगा, लेटेस्ट क्या होगा, तो ये आपको ऑलरेडी इट इज़ वेरी इजी। और क्रिटिकल पाथ भी आप कहीं ना कहीं अगर आपको ये पता हो गया कि अगर गैंट चार्ट, तो आप क्रिटिकल पाथ भी बना सकते हो, जो आगे वाला टॉपिक होगा उसमें मैं डिस्कस करूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा था तो मैं यहीं पे क्रिस्प कर रहा हूँ। आप आई होप कि